नमस्ते। आज हम कर्नाटक के एक ऐसे शहर की पड़ताल कर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही जहन में एक विशाल गुंबद की तस्वीर उभरती है। हम बात कर रहे हैं बीजापुर की। जिसे अब आधिकारिक तौर पर विजयपुरा कहा जाता है। विजयपुरा, बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक गुंबद की कहानी नहीं है। ये दक्कन के पठार पर बसी एक ऐसी सल्तनत की कहानी है जो कभी दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक थी और फिर लगभग गुमनामी में खो गई। बिल्कुल। और हमारे पास जो दस्तावेज और रिसर्च हैं, उनके आधार पर हम इस शहर के उस शानदार अतीत की परतों को खोलेंगे। हम आदिल शाही सल्तनत के उस सुनहरे दौर को समझेंगे जब ये शहर कला, संस्कृति और ताकत का केंद्र था। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज का विजयपुरा अपनी उस विरासत के साथ कैसे जी रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल आता है कि नाम क्यों बदला गया। बीजापुर एक जाना पहचाना नाम था, फिर अचानक से विजयपुरा क्यों? देखिए, ये अचानक नहीं है, बल्कि ये यूं समझिए जड़ों की तरफ लौटना है। जी हाँ। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि 10वीं-11वीं शताब्दी में जब यहाँ कल्याणी चालुक्यों का शासन था, अच्छा, तब इसका असल नाम विजयपुरा ही था। विजयपुरा मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री या विजय का शहर। बिल्कुल। बीजापुर नाम तो बाद में सल्तनत काल में प्रचलित हुआ। तो 2014 में कर्नाटक सरकार का ये फैसला एक तरह से शहर को उसकी 1000 साल पुरानी पहचान लौटाने की कोशिश थी। मतलब ये एक तरह से ऐतिहासिक सुधार था। वैसे इसका इतिहास तो चालुक्यों से भी कहीं ज्यादा पुराना है ना? मुझे कुछ रिपोर्ट्स में पाषाण युग के जिक्र भी मिले। हाँ, पुरातात्विक सबूत मिलते हैं। वो बताते हैं कि इस इलाके में इंसान पाषाण युग से रह रहा है, लेकिन एक व्यवस्थित शहर के तौर पर इसकी नींव चालुक्यों ने ही रखी। अच्छा। उनके बाद ये यादवों के हाथ में गया और फिर 13वीं सदी के अंत में ये दक्कन की एक बड़ी शक्ति बहमनी सल्तनत का हिस्सा बन गया। और यहीं से इस शहर के सबसे अहम अध्याय की जमीन तैयार होनी शुरू हुई। बिल्कुल। और वह अध्याय था आदिल शाही सल्तनत का। जब बहमनी सल्तनत कमजोर पड़कर बिखरने लगी तो उसी के खंडहरों पर आदिल शाही वंश ने अपनी हुकूमत कायम की और बीजापुर को अपनी राजधानी बनाया। बिल्कुल सही। 1490 से 1686 तक, मतलब लगभग 200 साल बीजापुर का स्वर्ण युग था। 200 साल। इसके संस्थापक यूसुफ आदिल शाह ने इसे एक स्वतंत्र सल्तनत का केंद्र बनाया। बाद के सुल्तानों, खासकर अली आदिल शाह प्रथम ने शहर को एक अजेय किले में तब्दील कर दिया। उन्होंने शहर के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनवाई जो आज भी मौजूद है। जी हाँ। यहाँ पर 1 मिनट रुकना होगा क्योंकि हमारे स्रोतों में एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। 17वीं सदी की शुरुआत में आदिल शाही दौर के शिखर पर इस शहर की आबादी का अनुमान 5 लाख से 10 लाख के बीच का। क्या ये सही है? 10 लाख लोग? ये तथ्य सच में चौंकाने वाला है, लेकिन सच है। इसे आज के संदर्भ में मत देखिए, उस दौर के हिसाब से सोचिए। उस जमाने के हिसाब से? हाँ। 17वीं सदी में जब लंदन या पेरिस जैसे शहरों की आबादी भी कुछ लाख ही थी, दक्कन के पठार पर बसा ये शहर दुनिया के सबसे बड़े महानगरों में से एक था। सच में? ये सिर्फ एक सल्तनत की राजधानी नहीं थी, बल्कि एक ग्लोबल मेगा सिटी थी। व्यापार, कला, साहित्य का एक धड़कता हुआ केंद्र। ये बात तो पूरे नजरिए को ही बदल देती है। हम बीजापुर को सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर समझते हैं, लेकिन ये उस दौर का एक तरह से न्यूयॉर्क या टोक्यो था। आप कह सकते हैं। और इस समृद्धि की छाप आज भी वहां की इमारतों पर दिखती है। जैसे बीजापुर का किला? हाँ, जो करीब 6 किलोमीटर के दायरे में फैला है। इसकी दीवारें 30 से 50 फीट ऊंची हैं और इसमें 96 विशाल बुर्ज हैं। 96 बुर्ज? और हर बुर्ज का डिजाइन अपने आप में अनोखा है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी बनाए गए थे। और जाहिर है गोल गुंबद। हाँ। उसकी विस्परिंग गैलरी के बारे में तो सबने सुना है। जहां एक तरफ फुसफुसाने पर भी आवाज, दूसरी तरफ साफ सुनाई देती है। माल भी है ना? बिल्कुल। ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और इसका गुंबद रोम के पैंथियन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डोम माना जाता है। अच्छा। जिसे किसी सहारे के बिना खड़ा किया गया है। कमाल है। और ये इमारतें सिर्फ बड़ी नहीं थी, इनमें खास दक्कनी इस्लामी शैली दिखती है। फारसी मेहराब, तुर्की गुंबद और स्थानीय भारतीय कारीगरी का एक अद्भुत मिश्रण। जामा मस्जिद की शांति हो या इब्राहिम रोजा की बारीक नक्काशी, हर स्मारक उस दौर की कहानी कहता है। सही कहा। एक तरफ इतना भव्य निर्माण, इतनी बड़ी आबादी, एक ग्लोबल मेगा सिटी। ये सोचना भी मुश्किल है कि ये सब खत्म हो सकता है।
आखिर ऐसी क्या वजह रही कि ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए डूब गया? देखिए, इसका अंत उतना ही नाटकीय था जितनी इसकी चढ़ाई थी। 1686 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक बहुत लंबी और मुश्किल घेराबंदी के बाद बीजापुर पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब? जी, ये दक्कन पर मुगल साम्राज्य के विस्तार का एक अहम पड़ाव था, लेकिन बीजापुर शहर के लिए ये एक तबाही की शुरुआत थी। रिसर्च बताती है कि मुगल जीत के बाद शहर में बीमारियां और अकाल फैला, हाँ, जिससे बड़े पैमाने पर मौतें हुईं। जो शहर कभी 10 लाख लोगों का घर था, उसकी आबादी बहुत तेजी से घटी। ये बात समझने जैसी है, क्योंकि शहर की आत्मा सिर्फ इमारतों में नहीं होती, लोगों में होती है। बिल्कुल, उसके लोगों में होती है। जब लोग ही नहीं रहे तो संस्कृति, व्यापार और कला का मुरझाना तो तय था। वो धड़कता हुआ महानगर धीरे धीरे एक खामोश शहर में बदलने लगा। उसका गौरव, वो चमक फीकी पड़ गई। मुगलों के बाद? मुगलों के बाद ये कुछ समय हैदराबाद के निजाम के पास रहा, फिर 1760 में मराठों के नियंत्रण में चला गया। तो मुगलों के बाद मराठा, मतलब शहर की सत्ता लगातार बदलती रही। हाँ, क्या उस दौर में शहर की पहचान और भी धुंधली हो गई, या मराठों ने अपनी कोई अलग छाप छोड़ी? मराठों ने इसे एक प्रांतीय मुख्यालय के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन वो उस पुरानी शाही शान को वापस नहीं ला पाए। शहर की किस्मत लगातार ढलान पर थी। और फिर अंत में 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के बाद ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। तो इस तरह एक शानदार सल्तनत की राजधानी धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट कर रहेगी। ये तो हुई किलों और सल्तनतों की कहानी, लेकिन बीजापुर की एक और पहचान है जो शायद इन पत्थरों की दीवारों से ज्यादा गहरी है। इसकी एक रूहानी पहचान भी है। यहाँ सूफीवाद का बहुत गहरा असर रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर लोग बीजापुर को सिर्फ आदिल शाहों से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ सूफियों का आना सल्तनत की स्थापना से भी पहले शुरू हो गया था। अच्छा। शेख हाजी रूमी जैसे शुरुआती सूफी संत यहीं आकर बसे थे और उन्होंने इस क्षेत्र में इस्लाम की आध्यात्मिक जड़ों को सींचा। सूफी सरमस्त की कहानी काफी नाटकीय है, जो 13वीं सदी में अरब से आए थे। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक उनका स्थानीय राजा कुम्मारम से टकराव हुआ था। हाँ, ये कहानी उस दौर के सामाजिक और धार्मिक तनाव को दिखाती है। शुरुआत टकराव से हुई, संघर्ष हुआ और राजा की मृत्यु भी हुई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस हिंसक शुरुआत के बाद सूफी सरमस्त ने शांति और सद्भाव का रास्ता अपनाया। अच्छा। उन्होंने अपनी शिक्षाओं और व्यवहार से लोगों का दिल जीता। ये दिखाता है कि इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता। और ये विरासत आज भी जिंदा है। बिल्कुल, आज भी विजयपुरा में 30 से ज्यादा दरगाहें और 300 से ज्यादा खानकाहें मौजूद हैं। 300 से ज्यादा? जी, जिन्हें हम इस्लामिक मिशनरी सेंटर कह सकते हैं। ये जगहें इस बात का सबूत है कि बीजापुर केवल एक राजनैतिक या सैन्य केंद्र नहीं था, बल्कि रूहानियत का भी एक बहुत बड़ा सेंटर था, जिसकी जड़ें आज भी हरी हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब आज के विजयपुरा पर आते हैं। सल्तनतों, सूफियों और लड़ाइयों की इस भूमि की आज की तस्वीर क्या है? उस पुराने शहर की कोई झलक आज भी बाकी है? आज की तस्वीर बहुत दिलचस्प है और इसमें पुराने शहर की झलक साफ दिखती है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 3,26,000 है। ये सह अस्तित्व सीधे तौर पर शहर के इतिहास की देन है। सही कहा। और भाषाओं का मिश्रण तो और भी अनोखा है। कन्नड़ यहाँ की मुख्य भाषा है, जिसे 51% से ज्यादा लोग बोलते हैं। लेकिन उर्दू बोलने वालों की संख्या भी करीब 34.4% है, जो सीधे तौर पर सल्तनत काल की विरासत है। हाँ, और साथ में मराठी भी बोली जाती है, जो मराठा शासन और महाराष्ट्र से नजदीकी का असर है। ये शहर आज भी अपनी जबान में अपना पूरा इतिहास सुनाता है। सही कहा। और आज का विजयपुरा अपने उस खोए हुए गौरव को एक नए रूप में पाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? ये उत्तरी कर्नाटक में एक जरूरी ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन हब बनकर उभर रहा है। ये शहर NH50 और NH218 जैसे बड़े नेशनल हाईवे से जुड़ा है। और यहाँ एक नया हवाई अड्डा भी बन रहा है ना? जी, जिससे इसकी कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी। शिक्षा की बात आई तो ये जानना दिलचस्प है कि यहाँ कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय है। हाँ, हमारे स्रोतों के मुताबिक ये पूरे राज्य में महिलाओं के लिए समर्पित एकमात्र यूनिवर्सिटी है। ये एक बड़ी बात है। हाँ, और ये शायद उसी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से हासिल करने का एक आधुनिक तरीका है। जहाँ कभी सल्तनत कला और वास्तुकला को बढ़ावा देती थी, आज का शहर शिक्षा को, खासकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर अपनी पहचान बना रहा है। और खेल की दुनिया में भी ये शहर अपनी जगह बना रहा है। कर्नाटक प्रीमियर लीग में बीजापुर बुल्स नाम की एक क्रिकेट टीम है। लेकिन एक और बात जिसने मेरा ध्यान खींचा वो है
यहाँ की साइकिलिंग संस्कृति। अच्छा। यहाँ के साइकिलिस्ट्स ने राज्य स्तर पर कई मेडल जीते हैं। कितना दिलचस्प है कि जहाँ कभी सल्तनत की सेनाएं मार्च करती थी, आज वहीं के नौजवान साइकिल पर रेस जीत रहे हैं। यह शहर के बदलने का और खुद को नए सिरे से परिभाषित करने का एक बेहतरीन उदाहरण है। कुल मिलाकर आज का विजयपुरा अपनी शानदार ऐतिहासिक विरासत को बोझ की तरह ढो नहीं रहा, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर एक आधुनिक शहर बनने की राह पर है। तो हमने देखा कि विजयपुरा सिर्फ गोल गुंबद या पुराने किलों का शहर नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ एक भूली बिसरी ग्लोबल मेगा सिटी की आत्मा बसती है, जहाँ सूफी दरगाहों की शांति है और जहाँ भविष्य की आकांक्षाएं भी हैं। ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि इतिहास कभी मरता नहीं, बस अपनी शक्ल बदल लेता है। यहाँ की भाषा, खाना और लोगों के रहन सहन में आज भी आदिल शाही दौर, मराठा प्रभाव और कन्नड़ संस्कृति का संगम साफ झलकता है। ये पूरी चर्चा एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब औरंगजेब की जीत के बाद विजयपुरा की आबादी 10 लाख से घटकर कुछ हजार रह गई, तो क्या ये सिर्फ लोगों का नुकसान था या उस शहर की आत्मा का एक बड़ा हिस्सा भी हमेशा के लिए खो गया? और आज जब ये शहर एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटी और नई सड़कों के साथ फिर से उठने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो अपनी उस खोई हुई आत्मा का कोई अंश वापस पा सकता है?